नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर सिंह राजपूत और आज हम संवाद विद राजवीर के कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से तो मेरी है तो बहुत नजदीक, उनको मैं जानता भी हूं बहुत नजदीक से, परंतु कभी कभी उनको समझने में गलती कर जाता हूं क्योंकि वो व्यक्ति तो एक है लेकिन रूप उनके अनेक। तो हम बात करने जा रहे हैं आज चरण सिंह राजपूत जी से, और चरण सिंह राजपूत जी का वास्तविक रूप क्या है हमें समझ में नहीं आता है। कभी वो समाजवादी बन जाते हैं, कभी वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, कभी वो सोशलिस्ट बन जाते हैं, और कभी कभी वो क्या बन जाते हैं ना उनको खुद पता चलता है ना मुझे पता चलता है। तो हम बात करने जा रहे हैं चरण सिंह राजपूत जी से। चरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो मेरे को भाई चरण सिंह जी एक चीज बताइए कि आप जी राजनीतिक रूप में वास्तव में है क्या हैं? आप समाजवादी हैं, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आप सोशलिस्ट हैं, या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे योगेंद्र यादव जी जी ना, योगेंद्र यादव जी कभी वो टीवी जी पर जी 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 पैनलिस्ट बन जाते हैं, चुनाव का विश्लेषण करते हैं, कभी वो जी जेएन जाते हैं, कभी वो समाजवादी पार्टी के आंदोलन में चले जाते हैं। तो वो हमारी राजनीति के बड़े स्तर के राजा बाबू। आप अपने आप को जी किस जी राजीव भाई देखिए, जहां पर अन्याय होता है वहां पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो अन्याय का विरोध करने वाले समाजवादी भाजपा के लोग भी यदि अन्याय का। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारी आवाज हाँ, अब आवाज आ रही है। आप दोबारा शुरू कीजिए, जो मैंने प्रश्न किया था जी। आप उसका उत्तर दीजिए। राजवीर भाई, मैं अन्याय का विरोध करता हूँ। अन्याय का विरोध करने वाले यदि कहीं वामपंथी होंगे मैं वहां पर भी खड़ा पाऊंगा, कहीं पर समाजवादी होंगे तो वहां पर भी खड़ा पाऊंगा, और भाजपा यदि आरएसएस के लोग भी कहीं अन्याय का विरोध करेंगे तो मैं वहां पर भी खड़ा पाऊंगा। मेरा प्रश्न आपसे दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था कि आप राजनीतिक रूप से समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, क्या हैं, या इन सबका कॉकटेल है? राजभर भाई, वैचारिक रूप से मैं सोशलिस्ट हूँ, है ना, लेकिन जहां पर भी अन्याय होगा वो कोई भी लोगों में मैं खड़ा रहूंगा मैं। ऐसे कई अन्याय हमने देखे हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए। जिस अन्याय में आपका जो नैरेटिव है वो सेट नहीं बैठता है, कम्युनिस्ट पार्टी का नैरेटिव, समाजवादियों का नैरेटिव, वो नैरेटिव आपका अखलाक से तो मिलता है दादरी में, लेकिन वो नैरेटिव आपका दादरी में ही शेर सिंह भाटी की डेथ में नहीं मिलता। आपका वो नैरेटिव और कई मामलों में मिलता है, लेकिन दिल्ली में अंकित शर्मा की डेथ पर नहीं मिलता है। हालांकि ये मेरा प्रश्न पूछने का दूसरा इरादा था। हम इसको रोक के आज के एक्चुअल मुद्दे पर आते हैं जिससे हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। दिल्ली में एक आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से उस आंदोलन की एक परिभाषा है, आपके हिसाब से उसकी दूसरी परिभाषा है। इस किसान आंदोलन को, तथा कथित किसान आंदोलन को आप किस रूप में देख रहे हैं और क्या आपके विचार हैं? थोड़ा पहले आप उसके बारे में बताइए, फिर मैं अपने क्वेश्चन आपसे शुरू करता हूँ। जी राजभर भाई, आज के हालात में निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूं और आप भी किसान के बेटे हैं, ये भी मैं जानता हूं जी। हमें लगता है कि किसान, देखिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं उससे पहले स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में चौधरी चरण सिंह को यदि हम छोड़ दें तो हिंदुस्तान का कोई भी नेता कहीं पर भी किसानों के हित में सही नहीं बैठता है। सरकार किसी की भी रही हो, सरकार हमेशा ठगे गए हैं। और यदि आज किसान आंदोलन की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं तो राजपुर भाई, मैंने सारी परिस्थितियों पे, सारे हालात पे अध्ययन किया है। यदि मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछें
विचारधारा से हटके भी पूछे तो आज की तारीख में जो किसान कानून ये मोदी, मुझे नहीं पता क्या परिस्थितियां हैं, क्या हमने ही, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आपकी आवाज बीच में फिर डिस्टर्ब हो गई थी, जहां से आप अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे थे, वो वाला पोर्शन सुनाई नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि आप उसको दोबारा से रिपीट करें ताकि हमारा वीडियो सही से बने। जी राजवीर भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सब किसान के बेटे हैं। ठीक है। वो आज कितने पदों पे बैठ गए होंगे, और मैंने तो बचपन में अपने बाप दादाओं को देखा है। सरकार किसी की भी रही हो, दबाव में रही हो या उनकी कोई दूसरी परिस्थितियां रही हो, ये जो किसान कानून लाए गए हैं, इन किसान कानून के चलते किसान अपने ही खेत में बंधवा मजदूर बन के रह जाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कैसे? एक्सप्लेन कीजिए, कैसे? पासिंग स्टेटमेंट नहीं, कैसे बंधवा मजदूर कैसे हो जाएगा, बताइए। हाँ, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजी शासन में जमींदार और साहूकार जो थे, अभी की बात करते हैं, इस कानून की बात करते हैं। अंग्रेजी शासन बहुत पहले, उसे छोड़ दीजिए, अभी की बात करते हैं। इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहने का जो उद्देश्य है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, आप उसके तथ्य में कह रहे हैं कि खेत में बंधुआ मजदूर बन जाएगा, राइट? कैसे मजदूर बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा, वही मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। देखिए, ये जो पूंजीपति है, अब तक क्या था कि किसान आड़ती के पास जाता था अपनी फसल बेचने, और आड़ती का और किसान का जो व्यवहार था वो एक परिवार की तरह था। कई बार किसानों की जरूरत भी पड़ती थी कुछ कर्जा लेने की, विवाह में, शादी में, बच्चों की शिक्षा में, तो वो उन लोगों से उधार लेकर भी काम चला लेता था। और आड़ती, जितने भी आड़ती थे, उनके व्यवहार था वो अपने हिसाब से किसान को मदद भी करते थे और किसान को फसल भी देते थे। एक मिनट चरण सिंह भाई, आप जो एक बात कह रहे हैं, एक सिर्फ मन को लुभावनी वाली बात आप कह रहे हैं कि उससे उसका नाता था आरती से, वो उससे उधार ले लेता था, लेकिन ये भी तो सत्य है, इन आरती और इन मुनीमों के चक्कर में बैठ के उसके घर बिक जाते थे, लेकिन उसका मूल कभी नहीं उतरता था। और आप कह रहे हैं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैं सुनूंगा। जी। आप जब कह रहे हैं कि पूंजीपति कौन? जिसके पास पूंजी, आड़ती क्या पूंजीपति नहीं है? किसान के सापेक्ष आप कह रहे हैं कि पूंजीपति आ जाएंगे, लेकिन आड़ती ऐसा है, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आड़ती जो है वो क्या पूंजीपति नहीं है किसान के सामने? देखिए, बिल्कुल ये जो आपने प्रश्न किया है, ये मैं अधिकतर सभाओं में उठाता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से जब हम लोग सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं तब भी उठाता हूँ। देखिए, हो क्या गया राजवीर भाई, यदि किसी व्यक्ति ने कर्जा लेकर गाड़ी ले ली है, कर्जा लेकर मकान बना लिया है, कर्जा लेकर कोई धंधा शुरू कर दिया है, तो वो अपने को पूंजीपति समझने लगा है। इस देश में मुश्किल से 1% लोग हैं जो पूंजीपति हैं। और ये जो सरकार है, जो इस समय किसान कानूनों की बात चल रही है, ये तो 1% भी नहीं है, गिने चुने। और 2 लोगों का, जो अडानी अंबानी का नाम तो प्रमुखता से लिया जा रहा है। नहीं, पूंजीपति होना कोई अपराध है? बिल्कुल अपराध नहीं है। पूंजी, देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, संपन्न होना अपराध नहीं है इस देश में। यदि गरीब मजदूर किसान आम आदमी का हक मार के यदि कोई आदमी, आप कितने दिनों तक पूंजीपति बन जा रहा है, आप कितने दिनों तक, कितने सालों तक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, इनके नाम पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप पश्चिमी यूपी के रहने वाले, मैं भी पश्चिमी यूपी का रहने वाला। बिल्कुल। हमारे पश्चिमी यूपी में गन्ने की पैदावार सबसे अधिक होती है। गन्ने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि किसान अपनी फसल उगाता था, मंडी में ले जाता था, ठीक है। सरकार ने कहा कि हम एक मार्केट आपको और दे रहे हैं, बाहर का मार्केट, आप उसमें भी दे सकते हैं, राइट? अब इसको मैं गन्ने की फसल से गन्ने की फसल से जोड़ता हूं। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले
जब मैं भी छोटा था, मैं अपने दादाजी के जी साथ बैलगाड़ी पे बैठकर, जो क्रेशर है, धनी राम का क्रेशर है, नजीबाबाद में था, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, जी जी, अग्रवाल जी का। बिल्कुल 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 वो क्रेशर बिल्कुल हमारे खेतों से बिल्कुल लगता हुआ क्रेशर था, दरियापुर में। जी मैं जी जब गन्ना डालने जाते थे, मैं अपने दादाजी के साथ जाता था डालने। ये तो वो जी पीरियड जी था जी जो जी मैंने जी अपनी आंखों से क्रेशर वाला देखा है। एक उससे जी पहले का पीरियड था जब क्रेशर इतने नहीं थे, 3-4 गांव मिलकर अपना एक कोल्हू लगाया करते थे, जिसमें वो अपना जी, गन्ना, बिल्कुल बिल्कुल गन्ने बिल्कुल की पिलाई करते थे और रस निकालते थे, अपना गुड़ बनाते थे। एक मार्केट वो था जो जी किसान अपने घर का ही उद्योग था उसका, और वो गन्ना लगाता था, जी कोल्हू चलाता था, गुड़ बनाता था, मार्केट में बेचता था। ये तो हुआ किसान जी की। बिल्कुल अब जी एक सबसे बड़ा स्तर का आ गया था, जो उस क्षेत्र का व्यापारी था, थोड़ा पैसे वाला था, उसने एक बड़ा क्रेशर लगा दिया। जी किसान उसके यहाँ जी गन्ना देता था। अब इसके बाद जी एक बड़ा बताइए। और व्यापारी आया, जो उससे भी बड़ा व्यापारी था। जी वो कई क्रेशरों के जी बराबर एक चीनी मिल लगा दी। किसान को बिल्कुल कितने बिल्कुल मार्केट बिल्कुल मिले? 3 मार्केट मिले। जी एक कोल्हू का मार्केट, जी जो उसका अपना था, अपने 4-5 गांवों को मिला के कोल्हू लगभग चलता था, ठीक है। जी फिर जी एक दूसरा मार्केट आया, जो क्रेशर का मार्केट था, जी जो लगभग एक तहसील के अंदर जी लगभग 5-6 क्रेशर हो गए होंगे, तो वो एक लगभग तहसील के स्तर का एक मार्केट था। अब उससे बड़ा बिल्कुल मार्केट बिल्कुल आया। उससे बड़ा मार्केट क्या आया? जी चीनी मिल का मार्केट आया। अब मुझे भाई ये जी बताओ, अगर ये व्यापारी किसान को लूटने आए थे, ठीक है, आप सब कहेंगे कि जी कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जो भी है, लेकिन फिर भी जी 3 बिल्कुल मार्केटों में से बिल्कुल किसान ने आज चीनी मिल का मार्केट ही क्यों पकड़ा? उसने क्रेशर का मार्केट भी छोड़ दिया, उसने अपने कोल्हू का मार्केट भी छोड़ दिया। वो चीनी मिल के पास जी उद्योगपति से लूटने क्यों गया? इसका मतलब ये है कि वो वहां लूट नहीं रहा है। जो ऑप्शन उसके पास पहले थे, उस ऑप्शन की जी कंपैरिजन में जो ये वाला ऑप्शन आया, जो व्यापारी का ऑप्शन था, जो जी कॉर्पोरेट का ऑप्शन था, वहां शायद उसको उससे जी बेहतर कीमत मिली। जी अब आप बताइए, ऐसा है या नहीं है? आज किसान अपना गन्ना कहाँ डालता है? देखिए मैं क्रेशर बताऊं में नहीं आपसे डालता। राजवीर भाई, बिल्कुल आपकी बात का बिल्कुल मैं आपकी बात का सटीक जवाब दूंगा। हम्म, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप समीक्षा कर लीजिए पूरे क्षेत्र की। जितनी सरकारी मिलें हैं वहां पर जो है किसान अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जितनी प्राइवेट मिलें हैं या प्राइवेट क्रेशर जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट क्रेशरों में आज की तारीख में जो अ, गन्ना मिल जो सरकारी मिल है, उनसे 100-50 रुपए कम वो लोग खरीद रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि मार्केट बड़ा है। मार्केट बढ़ता है क्या? देखिए किसान क्या है, आपसे किसान सुरक्षा चाहता है। नहीं नहीं, किसान सब सब कुछ ठीक है, सब जो आप कुछ जिनकी ठीक आप बात कर है। एक मिनट चंद्र सिंह भाई, सब कुछ ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, उसका अपने घर का कोल्हू था, अपने घर का कोल्हू था ना, जी जहां पे वो कोल्हू बिल्कुल बिल्कुल चलाता था। बिल्कुल आज क्या जी जी जिले जी बिजनौर के अंदर कोल्हू में कहीं किसान अपना गन्ना दे रहा है? देखिए किसान को दे रहा जो है या नहीं आगे दे देखिए रहा? दे रहा है या जो नहीं दे रहा? जिसकी मेरी आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस नहीं नहीं, मैं सुन रहा कोल्हू की हूँ, आप आप बात कर रहे मेरे हैं, को यस या नो में जवाब जिसकी दीजिए। किसान अपना गन्ना कोल्हू को दे रहा है या नहीं दे रहा है? कोल्हू रही नहीं है, है ही देगा नहीं। कहाँ से? खत्म क्यों हो गए कोल्हू? हाँ उसका घर का मार्केट था। कोल्हू, देखिए कोल्हू क्या, जब देश आजाद हुआ तो सरकारी मिलें लगी बड़े स्तर पे। पहले पहले देश आजाद होने से पहले सरकारी मिलें नहीं थी। सरकारी मिले देश आजाद होने के बाद तो सरकारी मिलें लगी और सरकारी मिलों ने किसान के गन्ने का भाव उचित मूल्य पे लिया। इसलिए किसानों ने जो है मिलों पर जिनकी देख कृषकों ने शुरू में भी शोषण किया है। जिनकी आप प्राइवेट स्तर पे बात कर रहे हैं, शोषण आप आज देखिए, भी यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आज भी चरण शोषण सिंह कर रहे हैं वो भाई, लोग। जब तक ये कृषक मतलब दुनिया रहेगी, प्राइवेट चीनी मिले। जब जी तक ये दुनिया जी रहेगी,
शोषण को आप जी जीरो नहीं कर सकते हैं, आप उसे शोषण बोले जो भी बोले, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं कह रहा हूँ तो 3 क्या मार्केट शोषण बर्दाश्त कर लिया जाए? नहीं, ना 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 क्या ना शोषण का विरोध बर्दाश्त नहीं नहीं, होना चाहिए? नो 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 बर्दाश्त नहीं। 3 मार्केट मैंने आपको गन्ने के बताए। अब जी जिसका आप ये कह के सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ये पूंजीवादी हैं, ये अडानी अंबानी हैं, ये हैं, ये वो हैं, उनकी कितनी चीनी मिल आपके जिला बिजनौर में लगी हुई है और उन पर धड़ल्ले से किसान जी जाकर गन्ना दे के आता है। और जब से चीनी मिलें लगी हैं उस पीरियड को आप जी प्रेशर वाले पीरियड से कंपैरिजन कर लीजिए और उससे पहले के कोलू वाले पीरियड से कंपैरिजन कर लीजिए, किसमें पैसा आप किसान को अच्छा मिला है। अगर चीनी मिल वाला और पैसा अच्छा मैं नहीं दे बिल्कुल रहा आपसे होता, कोलू वाला, देखिए आपने पहले बोला कि मैंने जब आजादी की बात करी थी, आप कह रहे थे पिछली बात मत कीजिए। ये कोलू वाला जो पीरियड है ये देश के आजाद होने से पहला वाला पीरियड है। देश के ये आजाद सन होने के 70 के बाद आसपास में का भी पीरियड चीनी है, मिलें लगी, ये सन इस 70 में भी के लगी, आसपास का भी ठीक पीरियड है। है, ये हाँ सन तो 70 के देखिए आसपास समय का भी लगता है हर पीरियड है चीज में। कोलू अभी तक रहे हैं, है ना। अभी तक कोलू रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ कोलू पर लोग निर्भर नहीं रहे। देखिए जिन आप जिस देखिए मैं आपसे बताऊं, छोटे व्यापारी निश्चित रूप से किसान से कहीं ना कहीं भाईचारे का भाव बना के रखते हैं। जो बड़े पूंजी जिनके आप पूंजीपति, देखिए पूंजीवाद की या पूंजीपति की जब आप बात कर रहे हैं, यदि आप समीक्षा करेंगे तो हिंदुस्तान में 5% लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी 95% लोगों के पास में है। तो ये 5% वाली पूंजीपति हमारी नजरों में, वो आप उनका समझ अपराध है। लीजिए आपकी नजरों में होंगे 60-70% नहीं 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 पूंजीपति। वो उनका अपराध है, मेरी नजरों में 5% लोग वो देश में उनका पूंजीपति है, अपराध है। जो गरीब किसान मजदूर आम आदमी हक मार रहे हैं। पूंजीपति होना उनका अपराध है। अपराध अगर है, उसके पास यदि वो संपत्ति गरीब आई आदमी है, हक मार रहे हैं, यदि वो अगर अपने उसके वर्करों पास हक मार रहे हैं तो संपत्ति अपराध आई है, है। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा पूंजीपति बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा हूं, मेरी अपनी कुछ बिल्कुल खामियां हैं। पूंजीपति बनने के लिए नहीं, खामियां नहीं है, आप ईमानदार हैं, नो आप नो किसी नो का नो नो शोषण नो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बेईमान देखिए मैं आपसे बेईमान बताऊं, नो राजू भाई सुनिए चरण मेरी बात सिंह सुनिए, भाई, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपसे, एक उदाहरण। देखो बेईमानी से मत आप मेरा जोड़ो। उदाहरण सुनेंगे? पूंजीपति को आप बेईमान कहते हो ये ठीक नहीं है, उसमें कुछ बेईमान होंगे, नहीं आप नहीं जैसे श्रमिकों और मजदूरों ओहो, में भी बेईमान होते हैं, एक उदाहरण तो मेरा श्रमिकों में और मानोगे आप? मजदूरों में बेईमान एक होते हैं, उदाहरण, और हम जैसे नौकरी पेशा करने में भी बेईमान होते हैं। बेईमान तो आप हर केवल क्षेत्र में हर वर्ग में है। हर वर्ग में ना, तो पूंजीपति को बेईमान मेरा कहकर मेरा एक उदाहरण, एक तरफ मत कीजिए। मेरा पूंजीपति मेरा को एक बेईमान उदाहरण, मेरा एक कहकर उदाहरण। पूंजीपति को बेईमान कहकर एक तरफ मत ओए होए, कीजिए। मेरे जैसे नौकरी, आप मेरा एक मिनट, मेरा एक उदाहरण तो सुनोगे? मैं सुन रहा हूं, मैं बता जी रहा हूं, जी मेरे जैसे नौकरी करने वालों में भी बेईमान है, आप जी जैसे काम करने वालों में भी बेईमान है, और श्रमिक का काम करने वालों में भी बेईमान है। तो ये कहकर कि और पूंजीपति मैं दूसरी चीज बेईमान बोल है, रहा हूँ, आप है ना, मैं उसको आपकी नकारिए बात से मत, सहमत हूँ। उसको नकारिए मत। बेईमान हर वर्ग में हर क्षेत्र में होता है, लेकिन बस सुन मेरी यही मेरी मेरी बात सुनिए, सुनिए, अभी लॉकडाउन के बाद में हर आदमी की आर्थिक स्थिति डाउन हुई है, क्योंकि काम धंधा नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में कि अडानी अंबानी की जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ी है? बताइए, यदि लॉकडाउन हुआ, सब काम धंधे चौपट है, सबकी डाउन हो रही, तो अडानी अंबानी या दूसरे जो शीर्षक पूंजीपति है उनकी संपत्ति कैसे बढ़ेगी? आप ये बताइए। मैं बताता हूं आपको, केवल जी जी देश जी के अंदर जी दो ही उद्योगपति हैं अडानी अंबानी, केवल देश के दो अंदर इसलिए है क्योंकि ये मोदी सरकार दो ही उद्योगपति को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इसलिए दो उद्योगपति है। ये आपके दिमाग का भ्रम है। सुनिए, इस देश में टाटा भी है, हो आपको सकता पता है है, ये आपके विचार है नहीं राजभर नहीं, भाई, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो चीज बोल रहा हूँ। आपको गलत दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। एक माइंडसेट बना रखा है जी कि बस दिमाग में सीधा पूंजीपति पूंजीपति बेईमान, पूंजीपति शोषण कर रहा है। अरे भैया, जी शोषण करने वाले आपके और हमारे जैसों में भी हैं, और शोषण करने वाले जो नीचे के मजदूर हैं वो भी अपने लेवल पे शोषण करते हैं, अगर शोषण की बात आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100%, हर क्षेत्र में शोषण करने हाँ, वाले लोग हैं, है ना, बिल्कुल ठीक है, हर जगह बेईमान पूंजीपतियों में भी होंगे, बिल्कुल बेईमान मेरे जैसों में भी होंगे, और बेईमान आपके जैसों में भी होंगे।
ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये कहकर आपके पूरे प्रोफेशन को नकार दूं, वो भी गलत है। मैं ये कहकर कि मेरे में जी एक बिल्कुल जैसों को नकार दूं, ये भी गलत है। देखिए, जब एक मजदूर, बिल्कुल ताकि हम अपनी डिबेट से भटक गए, मैं उस आंदोलन पर रखना चाहता था, किसान वाले आंदोलन पर, जी लेकिन फिनिश करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जी एक उद्योगपति बनने में बहुत मेहनत लगती है साहब, और एक मजदूर बनने में जी बहुत मेहनत नहीं लगती है। मैं अभी जाके सुबह को कहीं भी मजदूरी कर लूंगा, 300 रुपए की दिहाड़ी जी लेके आ जाऊंगा, उसके लिए बहुत स्किल्स नहीं लगती हैं। लेकिन मैं चाहूं कल को मैं जी उठा के 20 लाख की या 2 करोड़ की या 5 करोड़ की एक कंपनी लगा दूं, मेरी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, जी। कंपनियां नहीं लगेंगी मेरे से। अरे राजवीर भाई, और फिर मैं आपको रोक इसीलिए, बोल रहा हूँ। सुनिए, ये और ये इसीलिए ये ये सुनिए, ये कंपनियां कैसे लगाई जाती है आप भी जानते हैं। मैं बैंकों जानता से हूं सर, लोन लेकर, मैं जानता हूं, बैंकों आप से क्यों नहीं मोटा ले लोन रहे? लेकर अरे कंपनियां लोन लगाई जाती है। और भैया, फिर देना, फिर ये लोग देते नहीं है, एनपीएमेंट सरकारें डाल देती है मिली भगत से, आप ये भी समझ लीजिए। अरे सर जी, वो आप 2 4 10 केसेस की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को लोन दिलवा दो, मैं कंपनी लगाता हूं भाई। लेकिन उस लोन अरे को भाई, लेने मोदी के बाद सरकार बोल उसको रही है कि उसको वहन करने की क्षमता है कि नहीं? मैं आप तो, मोदी सरकार बोल रही है भाई, अरे आप मोदी काम धंधे के सरकार लिए की आइए, आप सबके लिए मोदी सरकार को गोली लोन मारो है, यार। फिर अब दिक्कत कहाँ पड़ रही है? सुनो सुनो, मोदी सरकार को जी गोली मारो। मैं तो 2014 से पहले भी उद्योगपति जी बनना चाहता था। मैं तो जी 2014 से पहले भी उद्योगपति बनना चाहता था। मैं तो चाहता था कि नौकरी ना करके अपनी एक फैक्ट्री लगाऊं, आज तक नहीं लगा पाया। इसका मतलब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, मजदूर जाके सुबह बन सकता हूं मैं। जी मजदूर जाके जी सुबह बन जाऊंगा आराम से। तो हम चीजों को ना इतना कॉम्प्लीमेंट जब तक हमारे पास नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आप जानते भी होंगे, मैं जी नाम नहीं लूंगा उनका। वो बेचारे बड़ी जी प्रॉब्लम में थे, और नौकरी भी नहीं थी, काम धाम भी छूट गया था। तो जब देखें वो हमेशा मेरे सामने, उन्हें साले पैसे वाले ऐसे हैं, पैसे का करना क्या है, पैसे से क्या जी जिंदगी चलती है। तो ये स्थिति उनकी तब थी, ये जी विचार जब उनके पास पैसा नहीं आ रहा था। आज उनका बेटा पढ़ जी लिख के अच्छा बन गया है, और वो आज नौकरी के साथ साथ अपनी एक कंपनी चला रहा है। और आज उनके विचार जी दूसरे हैं। आज उनके विचार दूसरे हैं कि भाई जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। जी कहने का मतलब ये कि जब हम फेल हैं, जी। तो हम अपने फेलियर को छुपाने के लिए 10 उदाहरण देते हैं। दुनिया नहीं में नहीं भाई, नहीं, मैं तो देखिए मैं तो राजवीर नहीं भाई, मैं तो नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं देखिए ये चाहूंगा कि मेरा राजवीर भाई, ये आप व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं, देखिए ये आपकी व्यक्तिगत बात है। मैं सामूहिक बात कर रहा हूँ कि देश में इस समय जो किसान बिल की हम लोग बात कर रहे थे, किसान कानून की, हाँ, किसान बिल पास। किसान कानून जो लाए गए हैं देश में, उससे किसान नहीं, लेकिन मैं कहूँगा किसान नहीं, पूरे देश की जनता के खिलाफ ये कानून है। इसलिए खिलाफ कानून है पूरे कि देश की जनता यदि के खिलाफ किसान कैसे? बर्बाद पूरे हो देश जाएगा तो पूरे देश की देखिए, जनता के खिलाफ आप कैसे? देखिए, आप ये बताइए हमसे, एक चीज तो मानोगे कि क्या फसल के भंडार की छूट देना जायज है देश में? आप क्यों बताइए। नहीं है? क्यों नहीं है? बताओ, कारण बताओ मुझे। आपके घर में 100 कुंटल कारण गेहूं ये पैदा कि हुआ, एक मिनट, एक नहीं, मिनट। कारण नहीं बता रहा हूँ आपसे, कारण ये बता रहा हूँ कि अभी, कारण नहीं बता रहा हूँ, आपने अभी हाथ लगा रखा है प्याज के साहब, दाम बढ़े देश में, तो सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा स्टॉक पे? आपने इसलिए हाथ लगाना लगा पड़ा रखा कि है सामने, ये एक मिनट। लोग, देखिए ये जिनकी आपको अरे जितनी बात हाथ लगा करें, रखा, हाथ ये हटा लोग कभी लीजिए। भी स्टॉक रख के ये लोग इतनी महंगाई देश में बढ़ा देंगे, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अरे स्टॉक रख सर, के, क्यों कपोल जरूरी नहीं, कल्पनाओं में देखिए जीना व्यापारी चाहते हो व्यापार आप? करता है। क्यों कपोल कल्पनाओं में जीना चाहते हैं कि वो स्टॉक लगा ये लेंगे, जमीनी महंगाई बढ़ा हकीकत है देंगे? राजवीर भाई, जमीनी क्यों बिना हकीकत, वजह की कल्पनाओं में जी ये के जमीनी हकीकत बरकराते है, हैं? आपने गेहूं पैदा ये करा, जमीनी हकीकत एक है मिनट, ये आपने गेहूं पैदा किया, भाई, जमीनी आपने गेहूं हकीकत है पैदा ये किया, जो मैं सुनिए, बोल रहा हूँ। आपने गेहूं जी पैदा किया, मैंने आपसे 50 कुंटल गेहूं जी खरीदा, मैं उसको अपने पास जी। रखूं, आपसे क्या लेना देना? पैसा दे दिया मैंने, बात खत्म हो गई। मैंने आपको पैसा दे अरे दिया, भाई, ये आप नहीं, बात खत्म मैंने नहीं पैसा दे दिया, मैं हुई। 50 कुंटल घर में आपने यदि गेहूं मेरा खरीदा है, तो वो देश की जनता के लिए खरीदा है, अरे विदेश तो के लिए देश नहीं की खरीदा जनता है। को खत्म नहीं हुई। तो यदि सड़ाएगा आप नहीं विदेश कोई में सर। सप्लाई करोगे तो देश के लोग भूखे मरेंगे। खत्म नहीं हुई अरे भाई, राजवीर भाई, खत्म नहीं हुई। तुम लोगों को भड़काने पे लगे किसान, हुए हो देखिए कि लोगों को किसान गेहूं को भी खरीदने अभी भी दो। सरकार, आपको राजवीर पता भाई, है आज की डेट में अभी भी सर, आपको पता है मेरी हमारे तो बात देश में सुनिए। आज की डेट में सरप्लस गेहूं सरप्लस अनाज पैदा हो रहा है।
आपको पता है कि सरप्लस राजवीर सुनिए, नहीं, अब मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ आपसे कि मैंने गेहूं खरीद लिया है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ठेकेदार नहीं, मैं उससे जवाब दे रहा हूँ। अभी भी ये व्यवस्था है देश में कि किसान का जो भंडार है उसे सरकार ज्यादा नहीं रखने देती, उसे लगता है इसने ज्यादा भंडार कर रखा तो सरकार छापे मार के उसे ले लेती है। तो किसान से यदि ज्यादा भंडार सरकार ले लेती है तो पूंजीपति के पास में अन्न का भंडार की छूट क्यों? ये आप मुझे बताइए। एक बात, आप ये पहले तो आप सामने से हाथ हटाइए, आपके वीडियो आधा आ रहा है, आपने हाथ सामने लगा रखा है ये वाला। हाँ, आज स्थिति देश में वो नहीं है कि जब अनाज की कमी होती थी। आज हमारे यहाँ अनाज सरप्लस पैदा होता है, जिस अनाज को रखने के लिए हमारे पास गोदाम भी नहीं है। ठीक है, सैकड़ों हजारों टन एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता है पड़ा पड़ा, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। जब चीजें हमारे पास सरप्लस हैं, आप क्यों चाहते हैं कि उसको एक ही व्यवस्था में हम ढकेलते रहें? किसान से उद्योगपति ने गन्ना लिया, क्या उसने स्टोर करके घर में रख लिया? अपने घर में रखा उसने? अरे ये बड़ी राजवीर भाई, ये व्यवस्था जो आप जिनकी बात कर रहे हो, गिने चुने लोगों के बीच हाथ में व्यवस्था रहेगी। ये आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं उसने गेहूं इकट्ठा करके रख लिया घर में, आप बिना वजह के आगे की अजम्पशन लगाए बैठे हो कि वो इकट्ठा करके रख लेगा इसलिए मैं आंदोलन करूंगा। ये क्या बात हुई यार? आपने गेहूं पैदा करा, बेच दिया, बात खत्म हो गई। ठेका ले लिया दुनिया का, समय निकाल के पूरी दुनिया भाई पानीपत में जाइए, अडानी 100 एकड़ जमीन खरीद रही है। अरे 500 एकड़ में लगाए, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? डिब्बों के नाम सुनिए, आपको 500 एकड़ में लगाए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या लेना देना आपका? भाई नियत की बात है, नियत में खोट है। रेल के डिब्बे बनाने के नाम पे, सरकारी फैक्ट्री के नाम पे 100 एकड़ जमीन खरीद ली। अरे उसके तेल खरीद रहा है, उसके यहाँ तेल भी हो रहा है ना, तेल का क्या भंडार लगा रखा है? उसके यहाँ तेल भी हो रहा है ना, तेल का भंडार लगाया हुआ है, तेल भी तो हो रहा है ना अडानी अंबानी के यहाँ। क्या उसका भंडार लगा रखा है उसने? क्या आपको पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिल रहा है? अंबानी के यहाँ तेल भी है ना जी, पेट्रोल जिसे बोलते हैं आप, डीजल जिसे बोलते हैं। क्या उसने अपने स्टोर में रखा हुआ सारा और पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है? तेल के रेट क्या होने चाहिए, क्या रेट है आप ये बता दीजिए। वो टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने, वो टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने, वो अडानी अंबानी नहीं है। आज की तारीख में तेल के, पेट्रोल के, डीजल के रेट क्या होने चाहिए, क्या है आप ये बता दीजिए फिर। अरे वो तो कह रहा हूँ, टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने 50% से ऊपर। देखिए राजवीर भाई, गवर्नमेंट ने लगा रखा है ना। देखिए मैं आपकी बात, देखिए सरकार की व्यवस्था, सरकार सब जानती है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपसे, मैं भाजपा सरकार, एक मेरी बात सुनिए, मैं बहुत कांटे की बात बोल रहा हूँ, मैं भाजपा सरकार की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कांटे की बात बोल रहा हूँ। किसी सरकार की बात नहीं करते। हाँ, किसी भी पार्टी की सरकार बने, आज यदि इस किसान कानून का विरोध हो गया तो बहुत बड़े स्तर पे देश में जो राजनीतिक दल हैं, ये कारपोरेट घरानों से जो राजनीति करते हैं, होता क्या है राजवीर भाई, मैंने बहुत करीब से देखा, कारपोरेट घरानों के पैसों से राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कारपोरेट घरानों के नाम पैसों से। तो जब सरकार बन जाएगी, इनकी मजबूरी हो जाती है, इनकी व्यवस्था हो जाती है कि भाई हम इन लोगों के लिए काम करें। यदि ये किसान कानून यदि वापस हो गया तो देश से बहुत बड़े स्तर पे जो कारपोरेट घरानों के नाम पे राजनीति होती है, राजनीतिक दल करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे लोग जमीन पर आके राजनीति करेंगे, ये बहुत बड़ा फायदा होगा देश का, आप ये भी समझ लीजिए। वो एक अलग विषय है। आप उठा के स्टार जो कॉर्पोरेट पैसे वाले पूंजीपति जिनको आप नकारते हो ना, इस मानसिकता को छोड़ो। ये अपने अंदर की खामियों को छुपाने का एक तरीका है, क्योंकि हम बन नहीं पाए, हम सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हम दूसरे के सर पे डंडा हमेशा फोड़ते रहेंगे। ना रुकिए रुकिए रुकिए। और नीचे जो मजदूर और श्रमिक बैठा है, उसके दिमाग में गंदगी भरते रहेंगे कि देख भाई ये जो जा रहा है ना, ये पैसा वाला है, ये तेरा शोषण कर रहा है। शोषण वो नहीं कर रहा, शोषण आप लोग उनका कर रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे। भाई शोषण करके तो
अडानी अंबानी देखिए, अडानी की मोदी सरकार से पहले अडानी की संपत्ति देख लीजिए और आज संपत्ति देख लीजिए, तो शोषण करके तो बढ़ा है भाई। संपत्ति देख लो यार, मोदी सरकार ने छूट दे दी, मेरी देख लो भैया, अडानी अंबानी को छोड़ दो, मेरी देख लो, ठीक है, मेरी क्या तुम्हारी संपत्ति? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता। हाँ, क्या ज्यादा बढ़ गई क्या? हाँ, बहुत बढ़ गई मेरी मोदी सरकार में ज्यादा, कई गुना बढ़ गई क्या में भाई? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं, सुनो देखिए अब लॉजिकल अच्छा, ये बताइए, एक मिनट, मैं सारी बात बोल रहा हूँ आपसे। मेरा एक प्रश्न है आपसे राजू, एक प्रश्न है। मोदी सरकार ने यदि किसान हित में ये बिल लाया है, कानून लाए, तो क्या देखिए आप राजू भाई, आप मुझसे बोले कि चरण सिंह मैं तुम्हारा फायदा करना चाहता हूं, तो मुझसे बात करोगे ना? किसानों के हित की यदि इन्हें कानून लाना था, तो किस किसान संगठन से, किस किसान से मोदी सरकार ने बात की, आप ये बता दीजिए। मेरे चलो एक बात बताओ जी, आपके बिजनौर में, आपके गांव में, लखनऊ गांव है ना आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने किसान धरने पे बैठे हैं? किसान प्रतिनिधि आए हैं, गांव से मेरे आए हैं, प्रतिनिधि, गांव से मेरे प्रतिनिधि हैं। सुनो अरे जो भाई, कितने बैठे हैं राजवीर भाई, कितने बैठे हैं? मोदी सरकार हिंदुत्व की बात करती है कि सारे हिंदू उनके साथ में आ जाते हैं क्या? अभी एक प्रतिनिधि होते हैं, इसी में बात करते हैं। दिल्ली बॉर्डर के अलावा किसानों की कहीं कोई आंदोलन नहीं है। कुछ लोगों का आंदोलन है जिनको अपनी राजनीति चमकानी है। अरे आप देखो ना पूरे भैया, किसान केवल पश्चिमी यूपी में थोड़ी बसते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में थोड़ी बसते हैं, जहाँ जमीन भी इनके हाथों में नहीं है। सबसे ज्यादा यूनियन इन्होंने यही बना रखी है। आज की डेट में यूनियन कहाँ पर है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ इनके हाथ में जमीन नहीं है। जमीन इनकी सारी अथॉरिटी ने ले ली है। वैसे कहेंगे हम अथॉरिटी को जमीन देंगे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि साले फाइल लगाने के लिए वहां मरे जाते हैं कि मेरी फाइल लगा दो ताकि मेरी जमीन अथॉरिटी में चली जाए। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ के यहाँ के किसान में अथॉरिटी है क्या वहां पर? आप बताइए। बिजनौर किसान तो बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में बैठे हुए हैं। अरे भैया, कोई बिजनौर में आंदोलन नहीं हो रहा, कोई मुरादाबाद में आंदोलन नहीं हो रहा। जहाँ टिकैत के अपने गाँव है वहाँ कोई आंदोलन नहीं है। झूठ क्यों बोलते हो? किसान आंदोलन के खिलाफ है? अरे लगातार आंदोलन हो रहा है बिजनौर में, राजवीर आंदोलन है, कोई आंदोलन नहीं। कानून के खिलाफ बिजनौर में लगातार आंदोलन हो रहा है। जो किसान यूनियन बनी हुई है वो उनके पदाधिकारी कर रहे हैं और आप जैसे लोग कर रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं है धरती पर। अरे प्रतिनिधि होते हैं, कोई आंदोलन नहीं। आज बताइए, आप मुझसे ये बताइए, आप मुझे बताइए, किसान की बात हम आप दोनों कर रहे हैं ना, दो ही तो कर रहे हैं, 50, 100, 1000, 10, 2 लाख तो नहीं ना, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। से बात नहीं कर रहे। मेरा समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो को मैं रिलीज कैसे करूंगा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं आया अभी तक। मुझे लगता है कल दोबारा आपको बैठना पड़ेगा ताकि लॉजिक के साथ बात हो और क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलो अभी इसको वैसे जो आप उद्योगपति की बात कर रहे थे ना, मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। कल को हो सकता है अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। उद्योगपति का बात कह रहे हैं कि उद्योगपति शोषण करता है। मैं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है जी। चीजों को छोड़कर मैं आपको गारंटी बताता हूँ, 2-4 कंपनी बैंक करप्ट हो गई हो, ये हो गई हो, पैसे का एक पैसे का आप एम्प्लॉय का पैसे का हिसाब रखा जाता है। 7 तारीख, 8 तारीख या 9 तारीख होते ही सैलरी सबके खाते में आ जाती है, ठीक है? राजवीर भाई सुनो अब मेरी भी सुनो, अंबानी के फैक्ट्री में सारी सुविधाएं, आपके सारी सुविधाएं मिलती, मेरी सुन लो। अब मैं पूरा तो करूं, राजवीर भाई मैंने मान लिया, मैं पूरा तो बिल्कुल, चाहे आपका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो जी, अगर उसको ऑफर मिलता है कि भैया अंबानी साहब के रिफाइनरी मिल में आपको इंजीनियर की जॉब मिल रही है जी, या अडानी साहब के, टाटा साहब के, या टाटा की TCS कंपनी में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी कंपनी है, जी, सपना है बच्चों का जी। क्यों सपना है साहब? तो तुम्हारा शोषण कर रहे हो? कोई शोषण नहीं करते हैं। एक पैसे का हिसाब दिया जाता है और एक पैसे का क्या शोषण करोगे?
क्या शोषण करो? मैं कह रहा हूँ यदि इंजीनियर बनने का सपना है तो उस इंजीनियर को अपनी फैक्ट्री में रख के क्या शोषण करोगे उसका? आप बताइए। ये जो अब मैं सुनो, मैं जो बोलना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था, मोदी सरकार, अभी किसान कानून की बात करें, जो श्रम कानून में संशोधन किया है उसमें आप पढ़ना, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट पे ला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब मर्जी लात मार के बाहर कर दो। EL, PL, ML क्या क्या नहीं होती थी। आज की तारीख में छोटी छोटी कंपनियों में वीकली ऑफ भी नहीं मिलता राजवीर भाई। बड़ी कंपनियों में बड़े अब मीडिया हाउस तो दावेदारी करते हैं। छोटी छोटी मीडिया हाउस में देख लीजिए PL तक खत्म कर दी है। एक मिनट बिल्कुल। छोटी छोटी कंपनियों में ना, आपने ये बोला है छोटी छोटी कंपनियों में, राइट? बड़ी कंपनियों में नहीं। वीकली ऑफ की बात करी मैंने, वीकली ऑफ भी नहीं। हाँ ठीक है, छोटी छोटी कंपनियों में आवाज कट रही, नहीं आवाज कट गई थी। कंपनी में वीकली आप भी नहीं मिलते, मैं ये बोल रहा हूँ। सुनो आवाज कट गई थी। वीकली आप भी नहीं मिलते हैं। हाँ सुनो तो सही। संडे की एक सप्ताह में छुट्टी भी नहीं, बड़ी में है। जी बिल्कुल। आवाज कट गई थी, आपने बोला छोटी छोटी कंपनियों में। ये छोटी छोटी कंपनी कितनी है? ये टाटा छोटी कंपनियों में मैं कह रहा हूँ वीकली आप भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, अरे नहीं है, मैं वही व्यवस्था में वीकली ऑफ भी खत्म कर दिए हैं। हाँ, जी। आपकी ही बात का समर्थन कर रहा हूँ। आपने बोला छोटी छोटी कंपनियों में वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है, इसका मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, यही है ना आपका कहना? जी ये छोटी छोटी कंपनी किसकी है? ये तो टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, इनकी तो नहीं है भाई। राजवीर भाई मैं कह रहा हूँ ऐसी व्यवस्था कर दी है बड़ी कंपनी में। MNCL इन लोगों ने उनकी देखा देखी वीकली ऑफ भी खत्म कर दिए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ। सुनिए, आपने कहा छोटी छोटी कंपनियों में, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, वीकली ऑफ भी नहीं है। अरे मैं तो आपकी बात को सहमति कर रहा हूँ ना, अब लॉजिकल बात कर रहा हूँ। आपने कहा छोटी छोटी कंपनियों में वीकली ऑफ भी नहीं है, नहीं मिलता है जी। इसका मतलब वहां छोटी छोटी कंपनियों में उनका शोषण किया जाता है, राइट? यही आप कहना चाह रहे हैं? यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि छोटी छोटी कंपनियों में वीकली ऑफ नहीं है और उनका शोषण किया जाता है, यही आप कह रहे हैं? ज्यादा शोषण किया जाता है, ज्यादा ही। अब इसी बात पर टिके रहना। लेकिन ये छोटी छोटी कंपनी, जिन उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को आप गाली दे रहे हैं ना, अंबानी, टाटा, अडानी, इनकी कंपनियों में तो नहीं होता। किसकी कंपनियों में शोषण हो रहा है? भाई उनकी कंपनी में ज्यादा, उनकी कंपनियों को देखा देखी इन लोगों ने ज्यादा कर दिया है। उनकी कंपनियों में तो शोषण है ही है, इन लोगों ने ज्यादा कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ देखा देखी। उसका दुष्प्रभाव ये हुआ है, इन लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अरे किसके, मतलब उन बड़ी कंपनियों का देखी। हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने ज्यादा कर दिया है। उनके यहाँ वीकली ऑफ नहीं होता है, आपको पता भी है कुछ किनके यहाँ? मैं बताऊं आपको यार। मैं तो सुनो मैक्सिमम बड़ी कंपनियों में 5 डेज वीक होता है, आपको पता है? मैक्सिमम बड़ी कंपनियों में 5 डेज वीक होता है। अरे राजवीर भाई, ये व्यवस्था उनकी आप कर रहे हो जिन्हें ये लोग गाली देते हैं। जिसकी बात इस कानून में संशोधन के बाद में, इस कानून के संशोधन के बाद में 12 घंटे काम लिया जाएगा और बात करो ना, पैसा 8 घंटे में लिया जाएगा। मैं तो कानून, क्यों लोगों को झूठ, कानून बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं कंपनी में बैठा हूँ, बता रहा हूँ, सुनो आप मेरी बात सुनो। जी जिन बड़ी कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, TCS ले लो, इंफोसिस ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी की बात कर रहे हो, पूंजीपतियों की जो आप कहते हैं शोषण कर रहे हैं, इनकी मैक्सिमम कंपनियों में 5 डेज वीक होता है, आपको पता होना चाहिए। अरे राजवीर भाई, ये व्यवस्था पुरानी सरकारों की है। ये जो सरकार है ना, ये तो सरकार, अभी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप एक पॉइंट पे टिको बस।
मैं कानून की मैं किसान कानून की, श्रम कानून में संशोधन की बात कर रहा हूँ राजवीर भाई। अरे मैं पूंजीपतियों की बात कर रहा हूँ ना, अभी श्रम कानून पर भी आऊंगा। हाँ बिल्कुल, श्रम कानून हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा छोटी छोटी कंपनियों में शोषण होता है, उनको वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है, तो आपने फिर कहा कि उन बड़ी बड़ी छोटी कंपनी में ज्यादा शोषण होता है, ज्यादा है ना, बड़ी कंपनियों को जी बिल्कुल। मेरे भाई मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपको बताऊं मेरा ऑफिस 9 बजे होता है और 6 बजे बंद करके मैं घर आ जाता हूँ। एक भी संडे को मेरी प्राइवेट जॉब है, इन्हीं पूंजीपतियों की, मैं कभी ऑफिस नहीं गया। 5 डेज वीक होता था पहले, कोरोना के टाइम पे सिर्फ चेंज किया गया है। और जितनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी, सब में मैक्सिमम 5 डेज वीक होता है। आपकी एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है। आप अभी रिजाइन दो, आपका पीएफ, आपका सब कुछ, आपकी ग्रेजुएटी वहीं काट कर हिसाब बनाकर चेक आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। पता है कुछ आपको? बड़ी कंपनियों में मैं लेकर आया हूँ, इसलिए बदनाम मत कीजिए लोगों को। तो भाई राजवीर भाई मैं यही बता रहा हूँ, ये पुरानी सरकारों की व्यवस्था है। इस सरकार की व्यवस्था देखना, जब श्रम कानून शुरू हुआ है, बना देंगे कंपनियों में। आप क्या समझ रहे? 12 घंटे काम लेंगे, वीकली ऑफ भूल जाइए, ये ML PL CL सब भूल जाइए, आप अध्ययन कीजिए श्रम कानून संशोधनों का भाई। अरे मैं बता रहा हूँ ना श्रम कानूनों का। जी 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 जी। जिनका ताज आप सर पे पहने घूमते हो ना, वामपंथियों का, ये आपके वामपंथी, हाँ, जिनका ताज पहने घूमते हो, उन्हीं वामपंथियों का जो चाइना है, ये मॉडल वहां का है। देखिए मैं आपसे बताऊं, हालांकि मैं सोशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं वामपंथी विचारधारा को भी सही मानता हूँ। ऐसा नहीं, वामपंथी विचारधारा गरीब किसान मजदूर की बात करती है। एक मिनट, अब वामपंथी विचारधारा पे आज के वीडियो का तो सत्यानाश हो गया, ये तो बन गया कॉकटेल। अच्छा इसका तो सर मिल रहा, मतलब काम की बात होगी तो नहीं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन से चल के ये वामपंथी पे भी आ गए, सब पे आ गए, इसलिए अब कोई सुनने वाला क्या सुनेगा इसके अंदर? सुनेगा, ये काम की बात हो रही है आज आपके कार्यक्रम में काम की बात हो रही है, सुनेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं हो रहा ना, स्ट्रक्चर्ड नहीं हो रहा है। कोई स्ट्रक्चर सब बढ़िया है। ये आपने कहा जी, मैं इन वामपंथियों की विचारधारा को भी अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ, राइट, बिल्कुल। वामपंथियों की विचारधारा क्या, बताइए जरा, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। वामपंथी दबे कुचले गरीब की बात करते हैं वामपंथी। हाँ, आपके पूछने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भटके हुए लोगों ने चीजें गड़बड़ा दी है। ये वामपंथी दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। जी इन वामपंथियों का शासन 30 साल तक बंगाल में रहा। जी रहा है। अब मैं इस बारे में आप ज्यादा, अच्छा, इस आज इस वार्ता में यही विराम देते हैं, आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भड़काऊ बात करेंगे, वो मैं बात कर नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? भड़काऊ नहीं, आज यही विराम देते हैं बात को, आगे बात करेंगे। आपने नहीं, आप प्लीज अब आपस में भड़काऊ बात हुई, अच्छा नहीं है। ठीक है, राजीव भाई, कोई बात, आज यही विराम देते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, भड़काऊ नहीं करना। नमस्कार। 5 मिनट बाद, अरे मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं। आप डिबेट से भाग रहे हैं ना, आप डिबेट से भाग रहे हैं। भाग नहीं रहा हूँ। अरे मैं भड़काऊ कर ही नहीं रहा। आप भड़काऊ बात करेंगे वो सही है। इसको मैं ऐसे बताइए जी, तो आप मैं ऐसे दिखाऊंगा, डिबेट से मत भागो। हाँ, बात करेंगे, अच्छा है। ठीक है ना? आज फिर अच्छी बातें होगी, फिर बात करते हैं। ठीक है ना? नहीं, अच्छी कर रहा हूँ, आप मेरा आंसर तो सुनो। बात करें, आप आंसर तो सुनो। नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे। अरे आप जो बात करेंगे वो सही नहीं रहेगी, समझा करो। आपको कैसे पता मैं क्या बात करने जा रहा हूँ? अगली बार बात करते हैं। नहीं, आपको कैसे पता मैं क्या बात करने? मुझे पता है, चलो अच्छा, बताओ क्या बात करें। आपको नहीं, चलो ठीक है। आपने कहा, पूछिए। आपने कहा वामपंथी कुचले मजदूरों की बात करता है। मेरा काउंटर ये था कि
इन्हीं वामपंथियों का 30 साल तक शासन बंगाल में रहा। वहां पर दबे कुचले मजदूरों का क्या परसेंटेज खत्म हो गया, वो बहुत ठीक ठाक स्थिति में आ गए। ये तो उन्हीं के लिए काम करने वाले लोग थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां क्या स्थिति है दबे कुचले श्रमिक मजदूरों की? 30 साल की बात कर रहे हैं जो नहीं, वामपंथियों को तो ममता बनर्जी ने भगाया था। वामपंथियों को तो ममता बनर्जी ने भगाया था। आप बताइए किसने बनाया था वो? वामपंथियों को सत्ता से बेदखल तो ममता बनर्जी ने किया था ना। अरे किसी ने भी किया हो, मैं वो कहने, मैं तो आपके उसी पॉइंट पे काउंटर पे रुका हुआ। आप लोग उनकी भी आलोचना करते हो। मैं तो उसी काउंटर पे रुका हुआ ना, कि आपने कहा वामपंथियों की विचारधारा को आप इसलिए पसंद करते हैं, वो दबे कुचले मजदूरों की बात करता है। मेरा काउंटर इन वामपंथियों का शासन बंगाल में 30 साल तक रहा। वहां पर आज क्या स्थिति है दबे कुचले मजदूरों की? इन्होंने कितना उसका उत्थान किया? महंगाई नहीं है बंगाल, पश्चिम बंगाल में अभी भी महंगाई नहीं है, आप देख लीजिए आकर। अरे सरकार क्यों यार लल्लू बना रहे हो सबको? मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो आप? चलिए छोड़िए, आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। आपके पास मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही ना, यही विराम कर देते हैं ना। मैं मोबाइल, नमस्कार।